नमस्कार दोस्तों। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बोलना ही है। किसके बारे में बोलना है? हमारे लोकतंत्र के बारे में बोलना है, हमारी संस्कृति के बारे में बोलना है और हमारे राष्ट्र के बारे में बोलना है। और कब बोलना है? जब मन करे। खासकर तब जब आपको लगे कि कोई और उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। तो ये किताब जो लिखी है वो रवीश कुमार जी ने लिखी है, जो एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं। आइए देखते हैं कि इस किताब में क्या है। इस किताब के अंदर लगभग तो क्या सही में 12 लेख हैं जो भारत की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में है। और इसमें उन्होंने बात की है बोलने की आज़ादी को लेकर, उन्होंने बात की है मीडिया के जो करंट हालात हैं उसको लेकर, किस तरह से जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो लोगों को कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक तरह से अटैक करती हैं। सरकारें चाहे किसी भी दल की हो, वो उनको आगे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक तरह का पहरा लगा देती हैं। तो और इस तरह से इन्होंने लगभग जो निजता का अधिकार है, नागरिकों को कैसे डरपोक बनाया जा रहा है एक दूसरे का डर दिखाकर, हिंदू को मुसलमान का, मुसलमान को हिंदू का, इस तरह के ये इन्होंने 12 टॉपिक पे एक लेख लिखे हैं। तो आइए एक एक करके सभी टॉपिक्स को देखते हैं। जो पहला टॉपिक इन्होंने लिया है वो है बोलने पर, बोलने की आज़ादी पर। तो इसमें उन्होंने बात की है कि जो हम हमारी जो सोशल मीडिया है उस पे अगर कोई पत्रकार अगर एक आलोचना लिखता है गवर्नमेंट की, तो उसी समय कुछ ट्रोल जो है उनका पीछा करते हैं वहाँ पे, और उनको गालियों से लेके, उनको धमकियों से लेके, उनको मतलब उनको इतना डराया धमकाया जाता है कि या तो वो उनकी आलोचना करना बंद करें या अपना करियर जो है रिस्क पे लेके, अपनी जान को रिस्क पे लेके ये काम करते रहें। तो रवीश जी तो खैर अभी भी ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब इस पे अपनी लाइफ को दांव पे लगा रखा है, क्योंकि इन्होंने इसमें एक घटना का जिक्र किया है जिसमें वो कहते हैं कि उनको ये जब किताब की भूमिका लिख रहे थे तब उनको किसी ने एक मैसेज किया कि आज तुम्हारी लिंचिंग होगी, आज तेरी लिंचिंग की जाएगी। एक स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उस लिंचिंग की स्पेलिंग गलत लिखे थे। शायद लीगली वो लोग प्रिपेयर रहते हैं कि कोई लीगल कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए वो लिंचिंग की स्पेलिंग गलत लिखी, लेकिन उसका मतलब उन्होंने कॉन्वे कर दिया कि भैया तुम्हारी लिंचिंग होगी आज। लेकिन खैर रवीश जी तो एक पत्रकार हैं, इस तरह के चीज़ों से तो पत्रकारों को मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, घर वालों को फ़र्क पड़ता है। तो इसमें जो रवीश कुमार जी बात कर रहे हैं कि जो बोलने की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिस तरह से ये ट्रोल जो इंटरनेट पे लोगों को परेशान करते हैं, एक पूरा गैंग आता है एक साथ और आपका जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट है उसको तहस नहस करने की कोशिश करता है, आपकी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करता है, आपके फ़ोन नंबर को पब्लिश कर देता है लोगों को, और वहाँ से आपको अभद्र टाइप की कॉल आती है, गालियाँ दी जाती हैं, आपके फैमिली के लोगों को गालियाँ दी जाती है, आपके फैमिली के लोगों को बिना बात के ही सोशल मीडिया पे बदनाम किया जाता है। तो आप पे एक तरह का प्रेशर बनाया जाता है जिसमें आपको समझाया जाता है कि भैया तुम बोलो मत हमारे खिलाफ, हमको जो करना है हम करेंगे। इसमें एक चीज़ और रवीश जी लिखते हैं कि 2014 के आसपास इनके पास इतने लोकल न्यूज़पेपर्स की रिक्वायरमेंट आती थी लिखने के लिए कि अब वो लोग आते ही नहीं हैं। उनके जो एडिटर्स हैं या उनके जो मालिक हैं उन पर इतना प्रेशर है कि उन लोगों ने इनको बोलना ही बंद कर दिया है और उनको कहना ही बंद कर दिया कि आइए आप हमारे न्यूज़पेपर में या हमारे जो भी हमारा मीडियम है उस पर लिखिए। तो ये दिखाता है कि जो राइटर्स सरकार के खिलाफ लिखते हैं उनका जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक तरह से छीना जा रहा है। वो एक लिमिटेड स्कोप में जहाँ पे जो मीडिया ओनर है वो सपोर्ट करते हैं, बस वहीं तक महदूद होकर रह गए हैं, वहीं तक लिमिट होकर रह गए हैं। और जो भी
और अगर उनको मीडिया हाउस का सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनको नौकरी से भी जाना पड़ता है। इसमें रवीश कुमार जी ने अपने एक लिखा है, एक वृतांत। वहाँ पे इनके एक साथी जिनको कंपनी की बुरी हालत की वजह से छोड़ के जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने हमारी ऐसी तैसी कर दी, अगर हमने वो आर्टिकल जो हमने किया था, अगर उसको या एक प्रोग्राम किया था कि उसका हेडिंग हम थोड़ा सा चेंज कर लेते तो शायद मेरी नौकरी बच जाती। तो इस तरह की बातें जब ऑफिस स्पेस में होती हैं, आपका एक जाता हुआ कुलीग आपसे कहता है कि यार शायद मेरी जॉब तुम्हारी वजह से जा रही है, तो आपको बुरा तो फील होता ही होगा कि कहीं मेरा काम ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि जिससे लोगों की पेट पे लात पड़ रही हो। तो ये तो इनकी ये बोलने की जो आज़ादी है उस पर किस तरह से गवर्नमेंट जो है एक तरह से अटैक करती हैं अलग अलग बहानों से, उनसे अपना विरोध सहन नहीं होता है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन हमारे नेता वैसे रहे नहीं है, उनको अपनी आलोचना सहने की अब इतनी आदत रही नहीं है। इसके बाद रवीश कुमार जी बात करते हैं कि किस तरह से हमारे लोगों को एक तरह से रोबोट बना दिया गया है। तो रोबोट बनाने का मतलब है कि उनको एक तरह की फेक न्यूज़ जो है वो एक तरह से उनको फीड की जाती है कि भैया ये एक्चुअल न्यूज़ में थोड़ा सा उसमें वर्जन करके वो लोग जो है कोई भी संस्थान है, पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है, वो उसको ऐसे ट्विस्ट करके देते हैं कि जो कॉमन आदमी है वो कंफ्यूज क्या रहता है, उसको लगता है कि ये सही है और उसी पे सारा नैरेटिव बनता है, पॉलिटिक्स भी उसी पे होती है। तो एक झूठे जो बात है, झूठा एक न्यूज़ है, उस पे ही 1 महीने तक काम चलता रहता है और लोग जो है उसी पे अपनी बात बनाते रहते हैं। पॉलिटिक्स हो, न्यूज़पेपर हो, मीडिया हाउसेस हो, उससे हम 1 महीना बर्बाद किया सभी लोगों ने। लेकिन उस 1 महीने के दौरान जिसने भी फैलाया उसका जो ध्येय था, उसका जो पर्पस था, वो उसने पूरा कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया। क्योंकि झूठ को जब तक आप पूरी तरह से उसको किल करते हैं तब तक बहुत टाइम हो गया होता है और जिसको जो गोल अचीव करना होता है वो अचीव कर लेता है। तो इस तरह से ये जो है हमारी जो पब्लिक भी जो है वो काफ़ी इस तरह की बातों में आ जाती है कि हाँ बिना सोचे समझे वो एक तरह से ब्लाइंड होकर उसको फॉलो करते हैं। इसके बाद रवीश जी बात करते हैं डर का रोजगार मतलब इनके जो साथी पत्रकार हैं उनकी वो वही टिक पा रहे हैं जो सरकार के पक्ष में बोलते हैं, और जो नहीं बोल रहे हैं उनका क्या, उनके या तो प्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट उनके मालिकों को धमका देती है, या मालिकों पे उनका अगर वश है तो वो उनको कह देती है इसको निकालो, अगर नहीं है तो उनकी कंपनीज पे तरह तरह के कानूनी तरह से कार्रवाई की जाती है। वो दिखने में तो वैलिड लगती हैं, लेकिन वो कंपनी पे इतना प्रेशर आता है कि वो उसको या तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाती है या वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनको अपना स्टाफ जो है कट करना पड़ता है। तो वो लोग ऐसे लोग जो इस तरह का करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो सोचते हैं कि इनको निकालो ताकि बाकी लोगों की जॉब बची रहे। तो इस तरह से ये जो काम है, जो पत्रकार हमारे डर के साए में काम करते हैं, स्पेशली वो जो ना तो लेफ्ट के हैं ना राइट के हैं, या उनके मतलब वो किसी भी दल पाले में हो, तो जब भी दूसरी सरकार होती है उन पर गाज गिरती है। चाहे आप महाराष्ट्र में देखें, चाहे आप दिल्ली में देखें, सेंटर में जो हमारी नेशनल मीडिया है उसमें कई पत्रकारों की जॉब गई है। एग्जैक्ट रीज़न हमको नहीं पता, उन्होंने कभी पब्लिकली बताया नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नौकरियां जा रही हैं पत्रकारों की पिछले 2-3 साल में गई हैं, उनका रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट की जो क्रिटिसिज्म किया, जो मजाक उड़ाया गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, इन पत्रकारों ने जो सही में एक तरह से रिपोर्टिंग की, उससे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत ही एक तरह से दुखी थी और उसने इनके मालिकों पे शायद प्रेशर डाला और उनको निकालना पड़ा। इसके बाद एक बात और है कि सिर्फ अब जो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन निकालना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है।
बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने जो जो पहले जो पत्रकार फ्री में आ जा पाते थे एक आईडी कार्ड दिखाने के बाद, उनको अब बैन कर दिया। वो वहाँ पे नहीं जा सकते। वो अब और जो ऑफ रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल लाते थे पत्रकार, अब नहीं निकाल पाएंगे। तो अब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सतही मिलेगी, जो गवर्नमेंट बताएगी उसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उससे क्या होगा कि जो प्रोसेस था उसका कि कैसे हुआ, कैसे ये कोई प्रोजेक्ट किया, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या दिक्कत है, वो सब धीरे धीरे वो अब मीडिया में आनी बंद हो जाएंगे। लोग अपने कयास ही लगाते रहेंगे कि कैसे हुआ। तो एक जो पत्रकार की एक इंडिपेंडेंट होकर रिपोर्ट करने की जो एक छवि थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। पत्रकार सिर्फ जो है, या तो बड़े पत्रकार तो सिर्फ स्टूडियो में बैठे रहते हैं, वहीं पे वो अपना रिपोर्ट बना के जैसे भी वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। ग्राउंड से रिपोर्टिंग बहुत कम होती है क्योंकि वो कॉस्टली है और मेहनत भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको जो एडिटर्स हैं या जो बड़े पत्रकार हैं वो तो स्टूडियो में बैठ के ही जो रोज़ नूरा कुश्ती करवाते हैं अलग अलग लोगों को बैठा कर, उसकी बात की है उन्होंने, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है पत्रकारों में जो डर का माहौल है वो एक तरह से हमारी डेमोक्रेसी को एक तरह से खोखला कर रहा है। लॉन्ग टर्म में हमको बहुत नुकसान होंगे। हमारे पास कोई हमारे मुद्दों को उठाने वाला बचेगा ही नहीं। हम पे शोषण होगा लेकिन कोई उसको बताने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी जो मीडिया है वो सो रही होगी या गवर्नमेंट के गुणगान कर रही होगी। इसके बाद रवीश कुमार जी बात करते हैं भीड़ की। उनको लगता है कि जो भीड़ का जिस तरह से उपयोग किया गया है या अपने आप हो रहा है, लोग इकट्ठे होते हैं और किसी को पीट देते हैं, मार देते हैं, जान से मार देते हैं। तो ये जो उपयोग हो रहा है ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये जो उन्माद का वातावरण बनाया गया है, लोगों के दिमाग में जहर घोला गया है, और उससे क्या हो रहा है कि एक पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है, कुछ जगह छोड़ दें जहाँ पे लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया है, कि एक डर का माहौल है कुछ कम्युनिटीज़ में। तो ये जो है ये एक तरह का जो जर्मनी में जो हुआ था, जैसे यहूदियों को मारा गया था, तो रवीश कहते हैं कि जो वो उसके 3 चरण थे, उनमें से 2 चरण तो इंडिया में अभी हो रहे हैं, जिसमें एक तरह से इन लोगों जिसको मारना है उसको सेग्रीगेट कर देना, उसको बदनाम करना, उसको एक तरह से सोसाइटी में विलन बना देना, और उसको एक तरह से ऐसा प्रचारित कर देना कि ये किसी भी काम के नहीं है, इनको मारना ही अच्छा है। तो ये जो पहले और दूसरे चरण है, जहाँ पे जो एक कम्युनिटी है उसको आप अलग कर देते हैं, वो अलग जगह रहने लग जाती है और उसका एक अपना एक कम्युनिटी बनता है, और वहाँ पे कभी भी वो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं आके उनको मार पीट सकते हैं, उनकी जान भी ले सकते हैं। और तीसरा फेज जो जर्मनी में हुआ था वो तो बहुत ही भयंकर था, जहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल उसने फ्री हैंड दे दिया था नाजीज़ को कि जाओ जो करना है करो। तो उन्होंने वो गैस के चैम्बर बनाए और कितना ही लाखों यहूदियों को मार डाला उसके अंदर। तो इनको लगता है कि हमारे देश में भी शायद ये हो सकता है, और मुझे तो खैर ऐसी गुंजाइश दिखती नहीं है। हमारा देश जर्मनी जितना छोटा नहीं है, एक तो बहुत बड़ा है, और पूरे देश में इस तरह का काम करना आसान नहीं है। और अब तो संचार क्रांति के बाद तो इतनी इन्फॉर्मेशन तेज़ी से फैलती है कि जब तक यहाँ कुछ होगा पूरी दुनिया को पता चलेगा, और उसको रोकने की कोशिश हर कोई करेगा। लेकिन फिर भी दिल्ली के दंगे जो हुए वो काफ़ी सरप्राइजिंग थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की नाक के नीचे हुए और इसको होने दिया गया, और उसी भीड़ ने कितना उत्पात मचाया वो हमने देखा। फिर है जनता होने का अधिकार। जनता होने का अधिकार मतलब हम अपना वोट जो है देते हैं, हम अपने पॉलिटिशियन का अपने थंब के अंगूठे के नीचे रखते हैं, लेकिन जब हम किसी पॉलिटिशियन के अंगूठे के नीचे रहने लग जाएं, उसकी जीव हजूरी करने लग जाएं, तो हम एक तरह से उसके गुलाम हो जाते हैं। वो हमको मान के चलता है कि ये मेरे साथ ही रहेगा भले ही मैं कुछ कर लूँ। तो इस तरह का ये पॉलिटिशियन जो हैं अपना एक फॉलोवर की जो संख्या वो बढ़ाते हैं, एक तरह से जो उनकी बातों को बिना सोचे समझे माने, एक तरह जो भी नैरेटिव वो सेट करें उसको वो सपोर्ट करें। और विरोधियों का तो ऐसा मजाक बनता है कि वो उनके जो सपोर्टर हैं
वो भी सोचने लग जाते हैं कि मैं इधर रहूं कि उधर रहूं। तो ये एक तरह का जो ये माहौल बनाया है जनता के लिए, जहाँ पे जनता अब नागरिक रही नहीं है, वो या तो किसी की फॉलोअर है या किसी की हेटर है। तो जो रियल इश्यूज हैं जनता के, उसको उठाने वाला कोई नहीं है, उसकी बात करने वाला भी कोई नहीं है। नेता मीडिया तो स्टूडियो में बंद हो गया, वो अपनी रिपोर्ट आजकल उनकी रिपोर्ट देखो तो हंसी आती है कि इनके पास इतने रिसोर्सेज और इतनी घटिया घटिया न्यूज़ दे रहे हैं। फील्ड रिपोर्टिंग ना के बराबर बहुत कम है, बहुत ही कम है। और इसको अगर इसको फर्दर इसको थोड़ा सा बात किया जाए तो सोशल मीडिया से जिस तरह से भीड़ तो नहीं, आम आदमी को जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेशन जो है एक तरह से ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया है, जिसमें गवर्नमेंट जो है जो कहना चाहती है अपनी तरफ से कह देती है और बाकी लोग उसको फॉलो करते रहें। तो इस तरह से जो है जो क्वेश्चन पूछने की जो एक परंपरा थी कि क्वेश्चन पूछे जाएं देश के जो लीडर्स हैं, वो परंपरा धीरे धीरे करके ख़त्म की गई है। अब अगर इसमें एक चीज़ और वो कहते हैं कि जितने भी हमारी विधानसभाएं हैं अब स्टेट लेवल की, वहाँ पे भी अब सार्थक डिस्कशंस नहीं होते। 1 या 2 दिन का सेशन होता है, बस बात ख़त्म। 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम जो डिस्कशन होना चाहिए वो नहीं होता। और लोकल लेवल पे जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, उनका तो और भी बुरा हाल है। वहाँ तो मार धाड़ होती है बिल्कुल सरेआम। जो लोकतंत्र है उसकी धज्जियाँ उड़ती हैं लोग। तो सरकार से अब हम क्या उम्मीद करें? हम ही को कुछ करना होगा। जो करेंगे कैसे? हम ऐसे लोगों को वहाँ बैठाएं जो नालायक नहीं है, जो थोड़े बहुत समझदार हैं, अकल है उनके पास। तो ये थी जनता को जनता होने का अधिकार। इसके बाद वो बात करते हैं बाबाओं के बाजार में आप और हम। ये बाबा लोग कौन है? 2 तरह के हैं। एक तो हमें जो सुबह सुबह हमारा भविष्य बताते हैं, और इस मोस्टली सभी न्यूज़ चैनल पे मिलेंगे आपको, बहुत ही कोई बिरला ही होगा जिसमें ये सब नहीं होता होगा। और दूसरे बाबा कौन है? जो कुछ तो जेल में हैं, कुछ अभी भी बाहर हैं, जो जनता को तरह तरह का उल्टा पुल्टा ज्ञान देते हैं, लोग मानते भी हैं, उसको फॉलो करते हैं, और हमारी जो सोच है उसको आगे बढ़ने नहीं देते, उसको प्रोग्रेसिव नहीं होने देते, उसको जो साइंटिफिक टेम्पर की जो हम बात करते हैं हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारे नेताओं ने जो एक मार्ग दिखाया था कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ साइंस की बात होगी, तो वो उस टेम्पर को इस तरह से उसको एक तरह की ऐसी तैसी खींच आती है। इस तरह के जो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस जो ये माँ बाबा लोग करते हैं, उसको अब उसका तो सरकार तो क्या करेगी है, लोगों को ही थोड़ा जागरूक होना होगा। अब तो इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट मिलती है कि कोई रीज़न नहीं है कि लोग उसको माने, लेकिन फिर भी जो हमारे देश का जो गरीब तबका है जिसके पास अभाव है, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको कोई भी बाबा तांत्रिक जो है बेवकूफ़ बनाता है और उनको अपने चंगुल में फंसा के उनसे तरह तरह के काम करवाता है। तो हमें उनसे बचें जितना हो सके, और जो कोई है तो उसको वार्न भी करें। इसके बाद बात करते हैं रवीश कुमार जी, हम सबके जीवन में प्रेम। ये है इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस की, जिसमें हिंदू मुसलमान या अपर कास्ट लोअर कास्ट के बच्चे जो हैं अब शादी कर लेते हैं, और उसके बाद उनकी जो एक तरह से उनकी एक ट्रेनिंग शुरू होती है कि भैया तुमने शादी कर तो ली, अब ज़रा बताओ कि तुम रहोगे कैसे। तो घर वो लड़की, खास कर लड़की के लोग, उनको सहन नहीं होता कि वो हमारी बेटी जो है दूसरी कास्ट या दूसरे रिलीजन के लड़के से कैसे शादी कर ली, और वो कोर्ट के चक्कर लगते हैं, उसे पुलिस के चक्कर लगते हैं, तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं। मेरे को एक बात इसमें ये लगती है कि अगर दोनों बच्चे रेडी हैं, अगर उनकी उम्र भी सही है लीगली, तो अब उसको टाइम आ गया है कि लोग अब धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करें। इसमें अब इसको ज़्यादा देर, वैसे भी हमारे देश में कितनी शादियां इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस होती हैं, अभी तो बहुत कम होती हैं। बड़े शहरों में शायद किसी को दिक्कत ना हो रही हो, लेकिन छोटे शहरों में तो अभी भी बहुत कम, ना के बराबर होती हैं, बहुत कम होती हैं जिसमें शादी आराम से हो जाए या कोई दिक्कत नहीं आए।
तो और वैसे भी ये शादियाँ कम होती हैं, तो खैर हमारी सोसाइटी धीरे धीरे इसमें बदलेगी और लोग थोड़े समझदार हों, बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम दें ताकि अपने मनपसंद के लड़के या लड़की से अपनी शादी कर सकें। और इन सब कुछ इससे ना किसी की छोटी या बड़ी या ऊंची या नीची नहीं होती, हम लोग आखिरकार सब इंसान हैं। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेसी की, जो निजता का अधिकार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में 2017 में सुना गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हर आदमी को जो है अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का, अपने पसंद के साथी के साथ रहने का, सोने का पूरा अधिकार है, सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। तो सरकार को क्लियर डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने अभी ये लव जिहाद के बारे में एक कानून बनाया है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब देखना है कि उसके बारे में कोर्ट जो है क्या निर्णय लेती है। इसमें जो देखने वाली बात ये है कि जो सरकारें जो हैं, जिस तरह से आम सिटीजन की एक तरह से गुप्तचरी या उनकी ट्रैकिंग कर सकती थी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसमें भी एक रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और उसका जजमेंट पढ़ने के लायक है। इसके बाद रवीश कुमार बात करते हैं कि जो हमारे नागरिक हैं, चाहे हिंदू मुसलमान किसी भी कास्ट या जाति के हों, धर्म के हों, उनको एक तरह से डरपोक बनाया जा रहा है। डरपोक कैसे बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को बताया जाता है, आप मेन स्ट्रीम की मीडिया को देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि उनको एक तरह से बताया जाता है कि ये 105 10 करोड़ हिंदू हैं, 15 से 20 करोड़ जो मुसलमान हैं वो एक दिन ख़त्म कर देंगे, और मुसलमानों को बताया जाता है कि हिंदू तुमको ख़त्म कर देंगे। तो ये जो तरीका है एक दूसरे को लड़ाने का, एक दूसरे के प्रति एक तरह का एक फीलिंग क्रिएट करने की जिसमें विश्वास की कमी हो जाए, वो जो है उससे आदमी जो है कॉन्फिडेंट नहीं होता लाइफ में। हर हिंदू या मुसलमान या कोई भी हो इस देश का नागरिक, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो देश के नेता के से अपने रिलीजन के लिए कॉन्शियस हुए बिना कि मैं हिंदू या मुसलमान हूँ, अपने नेता से जाके मैं पूछ सकूँ कि भैया तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुमने हमारे देश के लिए क्या किया है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सके। उसको इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए कि मैं शायद मैं इस धर्म का हूँ तो मेरे को पता नहीं क्या होगा, कि मेरे को देशद्रोही समझा जाएगा, या इस तरह की जो भी बातें हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो डर की भावना जो मीडिया क्रिएट करता है, एक दूसरे को लड़ाता है अपने टीवी स्टूडियोज़ की बहस के दौरान या उसके बाहर भी, वो सही नहीं है। मीडिया को भी सोचना चाहिए कि वो कब तक ऐसा करेंगे। जनता जिस दिन उखड़ गई उनसे तो उनको वो खैर उस दिन उनको चेंज तो होना ही पड़ेगा, लेकिन जनता को भी अब इसकी कुछ जो पार्ट है हमारी पॉपुलेशन को उसका आदी हो गया है। उनको ये मसाला रोज़ सुनने को चाहिए, वो दूसरी चीज़ सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको ये रोज़ तोता मैना तो नहीं, ये लड़ाई रोज़ देखनी। नूरा कुश्ती है पहले से सब फिक्स करके उनकी लड़ाई करवाई जाती है, एक पक्ष का एक विपक्ष का, एक एक्सपर्ट एक एंकर, कहीं तो 10-10 एक्सपर्ट बैठा के उनको आपस में 2-2 घंटे तक लड़ाया जाता है। तो ये जो ट्रेंड बना है टीआरपी वगैरह के लिए, ये बहुत ही खतरनाक है। इस पर अगर इस पर नहीं आया कोई रूल तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा हमारी सोसाइटी को। फिर उसके बाद ये बात करते हैं जो जॉर्ज ऑरवेल का एक बुक थी 1984, जिसमें वो एक थॉट पुलिस की बात करते हैं, जिसमें थॉट पुलिस मतलब वो उसको पता रहता है कि उसके सिटीजन्स क्या सोच रहे हैं, उनके ख्याल क्या हैं, तो एक तरह की उनकी एक जासूसी। और तो रवीश कुमार जी को लगता है कि हमारे देश में भी ये काम हो रहा है, भले ही सिलेक्टिव हो रहा हो लेकिन ये काम हो रहा है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके बाद वो बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग के साथ फनी भी है कि 15 अगस्त को एक आइसक्रीम ज़रूर खाएं। जी बिल्कुल ज़रूर खाएं। 15 अगस्त को उनका मानना है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि हमने आज़ादी के बाद कुछ भी अचीव नहीं किया, ये तो बिल्कुल गलत है। हमको एक नहीं 2-2 आइसक्रीम खाएं, दोनों हाथ में लेके खाएं, क्योंकि 15 अगस्त
तो हमारी हमने अब आज़ादी के 70-75 साल हो गए, हमने बहुत कुछ अचीव किया। हमारी एवरेज एज उम्र जो आज़ादी के वक्त 25 साल 27 साल हुआ करती, तो वो आज 65 साल की ऊपर है। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भले ही हमारे डॉक्टर इतने कम हैं रूरल एरियाज़ में, लेकिन फिर भी डॉक्टर तो हैं हमारे पास, सिटीज़ में हो, टाउन्स में हो। बस लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है डॉक्टर्स को पहुंचाने की, वो हो एक बार हो जाएगी तो हमारा जो गाँव की तरफ का जो हेल्थ सिस्टम है वो भी थोड़ा ठीक होगा। इसके बाद वो बात करते हैं सिटीजन जर्नलिज्म की, जो तरह तरह के जो नए नए प्लेटफॉर्म पे हम लोग इंडिविजुअल रूप से जो देश की नेताओं से क्वेश्चन पूछते हैं या उनके बारे में मीम बनाते हैं या उनसे एक सीरियस जर्नलिज्म भी करते हैं, जहाँ पे हम अपने आसपास के एरियाज़ की रिपोर्ट कराते हैं और अपने नेताओं को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। तो रवीश कुमार जी का इसी पे कहना है कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, उसको स्ट्रांग होना चाहिए। अगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो ये इस तरह का जो जर्नलिज्म जो आ रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ, वो फ्लरिश करेगा। लोग उसको देखना पसंद करेंगे क्योंकि वो ट्रुथ के पास होगा, रियलिटी के पास होगा। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको तो बहुत ध्यान से अपना अवलोकन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत गिर चुका है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और कितना गिरेगा तो मुझे तो समझ नहीं आता। मैंने तो टीवी न्यूज़ देखनी 3-4 साल पहले ही बंद कर दी थी, कभी कभार देखता था मैं, और अब तो देखना बिल्कुल बंद हो गया है। तो इस तरह से ये रवीश कुमार जी के 12 लेख थे, और इनसे आपको खैर मुझे तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी पता चली। मेरे कुछ कॉन्सेप्ट जो थे जो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया पॉलिटिक्स में इतना और देश के बारे में, वो कॉन्सेप्ट मेरे थोड़े से साफ हुए कि हाँ ये जो है, ये जो चल रहा है देश में, ये क्यों चल रहा है, ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के भेड़ की तरह हाँकने की कोशिश हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। लोगों को, पॉलिटिशियन को अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहिए। उनके अंगूठे के नीचे हमें नहीं रहना होगा, हम नहीं रह सकते। नहीं तो वो हमको दबाएंगे, अपनी बातें मान के चलेंगे कि हमको वो दबा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रवीश कुमार जी की बुक। आप इसको पढ़ें, इसके बारे में लिखें, इसको अपने यहाँ पे मुझे भी बताएं आपको पढ़ने के बाद ये कैसी लगी, और अपने थॉट्स जो हैं शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।